को श्री आईवीएफ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे कि पहले तो इसका हम ये जानते हैं कि इंसिडेंस कितना है, कि मेल इनफर्टिलिटी कितना कॉमन है। तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो अगर 50% औरतों में कमी होने के चांस है तो 50% मर्दों में भी कमी होने के ही चांस रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि औरतें अपना चेकअप कराती रहती हैं, लगातार दवाई लेती रहती हैं और हस्बैंड का सीमेन टेस्ट हुआ भी नहीं हुआ था। तो हमें जब हम एक फीमेल ट्रीटमेंट के लिए आती है इनफर्टिलिटी का, तो सबसे पहले हमें मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पर्म और सीमेन में क्या फ़र्क होता है। स्पर्म होता है शुक्राणु, जो जब इंटरकोर्स के बाद जो वाइटिश ग्रेइश कलर का लिक्विड निकलता है उसको हम सीमेन कहते हैं, उसको हम स्पर्म नहीं कहते हैं। और जो उसके अंदर शुक्राणु होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से नज़र नहीं आते हैं, जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट कहता है कि इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पर्म में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम नहीं कह सकते कि अगर स्पर्म ठीक है तो अगर सीमेन ठीक है, आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो स्पर्म भी ठीक होगा। उसके लिए एक फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम कहते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं हम सीमेन एनालिसिस। तो अब सीमेन एनालिसिस होता क्या है, हम जो सीमेन सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो हस्बैंड और वाइफ के इंटरकोर्स को एटलीस्ट 3 से 5 दिन हो जाने चाहिए, एक एब्स्टिनेंस फेज। और उसके बाद हम वो सीमेन सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं कि काउंट कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, और उसमें एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं, नॉर्मल लुकिंग स्पर्म कितने हैं। अब हम उस पे आते हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम कैसा होता है। वॉल्यूम उसका 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए, 5 ml तक नॉर्मल रहता है। एंड स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, WHO गाइडलाइंस के हिसाब से 15 मिलियन से ऊपर अगर स्पर्म काउंट है तो वो नेचुरली प्रेगनेंसी करने के काबिल हैं स्पर्म्स। और एक्टिवली मोटाइल मतलब तेज़ी से चलने वाले स्पर्म कितने होने चाहिए, वो 32% ऑफ द टोटल कॉन्सेंट्रेशन। अगर 10 मिलियन काउंट है तो उसमें से 3.2 मिलियन अगर हैं, हमें स्पर्म दिख रहे हैं जो तेज़ी से चल रहे हैं, तो उसमें मतलब वो नॉर्मल एक्टिव स्पर्म्स हैं। उससे ज़्यादा होना अच्छी बात है, उससे कम होना प्रेगनेंसी करने की क्षमता दिखाता है कि कम है। इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है। अगर कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके हेड्स 2 हैं, हेड जो है वो अनहेल्दी दिखता है, टेल्स हैं 2 हैं, टेल कई बार कटी भी होती है। तो ये चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। तो उसमें मिनिमम 4% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो नॉर्मल होते हैं, और अगर 4% से कम है तो उनकी अगेन प्रेगनेंसी करने की क्षमता कम होती है। तो हमें वो चीज़ भी चेक करनी होती है। मोस्टली जो है लैब्स में मॉर्फोलॉजी नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ पे हम लोग WHO गाइडलाइंस के हिसाब से ये सब डिटेल्स चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 3 दिन से पहले अगर हमने स्पर्म काउंट कराया तो क्या दिक्कत आएगी। तो हमें नंबर ऑफ स्पर्म कम मिलेंगे, क्योंकि 72 आवर्स लगते हैं स्पर्म को बनने में। तो अगर 72 आवर्स इज लाइक 3 डेज, तो 3 दिन से पहले अगर स्पर्म काउंट आपने करा लिया तो स्पर्म का वॉल्यूम भी कम रहेगा और स्पर्म काउंट भी कम आएगा। और अगर हमने 5 दिन के बाद कराया, सपोज 10 दिन 15 दिन, उस केस में हमें डेड स्पर्म ज़्यादा मिलेंगे, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली मॉडिफाइड स्पर्म ज़्यादा मिलेंगे। तो बेटर रहता है कि 3 से 5 दिन में यू गेट द बेस्ट रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है और किस किस तरह की प्रॉब्लम का कहाँ कहाँ सोल्यूशन है। देखिए, अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट है तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह उसको आगे बढ़ेंगे। अब 2 ऑप्शंस आती हैं, या तो स्पर्म काउंट कम है या फिर बिल्कुल ही निल है। तो सबसे पहले हम कम स्पर्म काउंट की बात करते हैं। तो कम स्पर्म काउंट को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें 15 मिलियन से कम रहेगा काउंट।
या फिर एक्टिवली मोटाइल स्पर्म कम रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा रहेंगे, उस सिनेरियो में हम पेशेंट को कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स देके उसका स्पर्म काउंट हम बेटर कर सकते हैं। और अगर 15 मिलियन से 3 महीने लगातार दवाई लेनी चाहिए मरीज को। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन, ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। और साथ में ही इवन ड्राई फ्रूट खाना, ड्राई फ्रूट इनटेक अगर आप बढ़ा देते हैं तो उससे भी स्पर्म काउंट बहुत बेटर हो जाता है। तो 3 महीने बाद हमें स्पर्म काउंट रिपीट करना चाहिए। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से एक्सीड करता है, अगेन एक्टिवली मोटाइल स्पर्म हमें बेटर मिलते हैं, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एब्सेंट स्पर्म होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, एब्सेंट स्पर्म में भी हमें कारण जानना चाहिए कि एब्सेंट क्यों है। देखिए, 2 तरह से होगा। एक ऑप्शन है कि स्पर्म बन ही नहीं रहा, और दूसरा ऑप्शन बन रहा है बट स्पर्म कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो उसके लिए हम फर्दर हार्मोनल टेस्टिंग करते हैं हस्बैंड की। उस हार्मोनल टेस्टिंग में ब्लड टेस्ट रहते हैं और साथ में एक FNAC टेस्टीज प्रोसीजर भी रहता है, जिससे ये पता चलता है कि टेस्टीज में स्पर्म बन रहा है कि नहीं। तो अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे है तो हमें एक गुड नंबर ऑफ स्पर्म्स मिल सकते हैं। अगर हम पेशेंट अगर अपने ही स्पर्म से प्रेगनेंसी चाहता है तो उस सिनेरियो में हम एक माइल्ड सर्जिकल प्रोसीजर करके, जिसको हम पीसा या टीसा कहते हैं, वो करके हम IVF के द्वारा हस्बैंड के ही स्पर्म से बच्चा प्लान कर सकते हैं। और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी है, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नहीं है, स्पर्म प्रोडक्शन में कमी है, तो हमें डोनर स्पर्म की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हम लोगों की एक बेसिक जानकारी स्पर्म सीमेन एनालिसिस मेल इनफर्टिलिटी को लेके। ठीक है, अगले हफ्ते हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।